गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को सुप्रभात। लास्ट डे हमने गॉस थ्योरम के प्रूफ्स और डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस थ्योरम को ड्राइव किया, ठीक है, और कैलकुलेशंस को देखा, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे। आज हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम हम स्टार्ट करेंगे। और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। ठीक, मतलब एक आपके पास एक लॉन्ग चार्ज वायर है जिसका इनफाइनाइट लेंथ है, उसके लिए इंटेंसिटी कितनी क्रिएट होगी, क्या वैल्यू होगी इंटेंसिटी की, उसको किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, सारे रिलेशंस को, ठीक है, सारे डेरिवेशंस को इस टॉपिक में हम समझेंगे। तो सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने कल भी बताया था कि गॉस थ्योरम में कोई भी डेरिवेशन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस का नेचर क्या होगा। ठीक, तो लास्ट डे भी मैंने बताया था कि अगर कोई एक पॉइंट चार्ज अगर हम प्लेस करते हैं तो उसके लिए गॉसियन सरफेस का नेचर क्या है, दैट इज स्फेरिकल। लेकिन अगर कोई एक लाइन चार्ज है, पॉइंट चार्ज के लिए क्या नेचर था जी, स्फेरिकल। लेकिन अगर कोई एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, जैसे इस डायग्राम में हमारे पास क्या है, एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जब भी आपके पास एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, जहां पे चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लाइन, उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में गॉसियन सरफेस का नेचर क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल। ठीक, अब जब गॉसियन सरफेस का नेचर जब सिलेंड्रिकल हो गया तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना जरूरी है कि एक सिलेंडर में आपको कितने सरफेस मिलेंगे। सपोज दैट ये आपका सिलेंडर है, दिख रहा है। अब इस सिलेंडर में आप जब देखोगे तो आपके पास कितने सरफेस मिल रहे हैं जी, ये एक सरफेस ये मिल रहा है, ये एक सरफेस ये मिल रहा है, और ये क्या मिल रहा है, ये कब सरफेस मिल रहा है। ठीक है, सिलेंडर को आपने इस तरीके से प्लेस किया, इस पोजीशन में आपने प्लेस किया, आई बात समझ में। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आप एज्यूम करो कि आपके राइट हैंड साइड से किधर जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रही है। ठीक, आपको कितने सरफेस मिले, ये क्लोज सरफेस हुआ आपका, ये भी एक क्लोज सरफेस हुआ, और ये एक कर्व सरफेस भी क्या है, एक क्लोज सरफेस हुआ। ठीक है, अब ये सरफेस 1, इसको हमने सरफेस 2 और इसको हमने क्या किया, सरफेस 3 एज्यूम किया। क्लियर हुई चीज। अब सरफेस 1 के लिए, ठीक है, एरिया वेक्टर क्या हो गया जी, दिस वन इज द एरिया वेक्टर। ठीक, ये एरिया वेक्टर हुआ, और ये जो हमारे पास ब्लू पेन है वो क्या हो गई, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब सरफेस 1 पे देखो आप, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फिर सरफेस 2 के लिए जब आप आते हैं, ये हुआ आपका एरिया वेक्टर दिख रहा है, और ये हो गया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, दिख रहा है ना। अब इस सिचुएशन में भी एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। क्लियर हुई बात। अब यहां जब 90 डिग्री हो गया तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई डी एस कॉस थीटा, हमने पढ़ा था। तो ई डी एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री, कॉस 90 इज 0। तो आपका क्लियर कॉन्सेप्ट कहता है कि ऊपर वाले क्लोज एरिया के लिए और नीचे वाले क्लोज एरिया के लिए फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, 0 हुआ ना, 0 हो गया। अब आपके पास कर्व सरफेस देखो, तो कर्व सरफेस के लिए ये ब्लैक पेन मेरी क्या है, एरिया वेक्टर, और ब्लू पेन मेरी क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, दिख रहा है ना। दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो पूरे के पूरे इस सिनेरियो में हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो मिलेगी वो किसकी वजह से मिलेगी, ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया की वजह से मिलेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हमारा। ठीक, तो अब इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके हम इंटायर डेरिवेशन को करेंगे। ठीक है, तो आइए जरा स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। आपने लिखा कंसिडर अ चार्ज Q is uniformly distributed over a line. Clear? Let lambda be the linear charge density. lambda क्या हो गया जी, linear charge density. Clear? Now we assume a Gaussian surface. ध्यान से समझेंगे। हाँ, we assume a Gaussian surface of radius small r and length L. Clear?
द नेचर ऑफ गॉसियन सरफेस, यहां लिखोगे द नेचर ऑफ गॉसियन सरफेस इज सिलेंड्रिकल। आई बात समझ में, सिलेंड्रिकल। अब इस पूरे के पूरे सिनेरियो को आपने वर्ड में एक्सप्लेन कर दिया। अब आइए आप, अब आपके पास क्या है जी, सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3 दिख रहा है ना। देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां डिफाइन कर सकते हो। देयरफॉर बाय द definition of electric flux, what is that? Is a phi is equals to close integration E dot ds। ठीक है जी। अब जरा देखिए आप, तो क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds को आप कैसे ब्रेक करोगे? इंटीग्रेशन ओवर सरफेस 1 E डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन ओवर सरफेस 2 E डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन ओवर सरफेस 3 E डॉट ds। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फॉर surfaces 1 and 3, for surfaces 1 and 3, E dot ds is equals to EDS cos 90, that is 0। आ गया? Then what is the flux? Therefore, flux for surfaces 1 and 3 is 0। क्लियर हुई चीज है? आपके पास ये क्या था जी, इक्वेशन 1। नाउ देयरफॉर फ्लक्स फॉर सरफेस 2 क्या मिल गया? दिस इज अ फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर सरफेस 2 E डॉट ds। क्लियर? अब इसके लिए लिखेंगे E एंड ds आर पैरेलल टू ईच अदर। यहां लिखोगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। देयरफॉर क्या मिला जी, फाई इक्वल्स टू E ds cos 0, so फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ EDS। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नाउ फाई इज इक्वल्स टू E बाहर ले लिए, इंटीग्रेशन ऑफ ds। देन व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ सिलिंड्रिकल सरफेस? एनीबॉडी? सो फाई इक्वल्स टू E मल्टीप्लाइड विद 2 पाई RL। है जी बात समझ में? देन व्हाट इज E? E is equals to phi upon 2 pi RL। This is the value of electric intensity। अब हम क्या करेंगे जी, गॉस थ्योरम को यूज करके क्या करेंगे, फाई को रिप्लेस करेंगे। गॉस थ्योरम को यूज करके हमें क्या करना है, फाई को रिप्लेस करना है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुई चीजें? तो इस ऊपर के पार्ट को मिटा दूं। सो फाई इक्वल्स टू व्हाट? You can say that by using Gauss theorem, so phi is equals to q by epsilon naught। Therefore, this is equation number 2। From equation 2 we have क्या है जी हमारे पास, E is equals to q डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL। ठीक, हमने एज्यूम किया था लेमडा मेरी क्या थी जी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो व्हाट इज Q? द Q इक्वल्स टू लेमडा इनटू L। ओके, सो सिंस लेमडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, सो व्हाट इज Q? Q इक्वल्स टू लेमडा इनटू L। Therefore, E equals to lambda L divided by 2 pi epsilon naught RL। LL cancel, lambda by 2 pi epsilon naught R। So value of E is lambda divided by 2 pi epsilon naught R। So from this relation, you can easily say that E is inversely proportional to R। आया जी समझ में? ठीक है, तो ये वैल्यू रही आपकी value of electric intensity due to a infinitely
लॉन्ग वायर एट एनी पॉइंट। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, समझ में आया पूरा। और ई किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए।